नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। हाजिर हैं एक बार फिर हम लेकर आपका अपना कार्यक्रम मंडी.com, जो हर हफ्ते हम लेकर आते हैं। लेकिन इसमें महीने के एक हफ्ते, जैसा कि आप जानते हैं, कि हम बातचीत करते हैं किसी एक विषय पर और आपको हम बताते हैं उस विषय की गहराई में जाकर अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के साथ चर्चा में कि उस विषय से संबंधित क्या क्या चीज़ें किसानों पर किस तरह से असर डाल सकती हैं, सरकारी नीतियां उस पर किस तरह से आगे देखने को मिल सकती हैं और उनका असर अल्टीमेटली यानी आखिरकार किसान पर किस तरह से देखने को मिल सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनमें से जिनका हम परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान जो आप सब जानते हैं और देश के शीर्ष जाने माने कृषि अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर अशोक गुलाटी आज हमारे पहले मेहमान हैं। अशोक गुलाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com। बहुत बहुत। और आज की हमारी दूसरी मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हुई हैं, वो इक्रियर की रिसर्च फेलो रितिका जुनेजा हैं। रितिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मंडी.com में आज बातचीत की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत जेनेरिक बातचीत हम आज करेंगे, क्योंकि खास तौर से जो मौसम है अभी खरीफ का है और हमने देखा कि खरीफ की बुआई लगातार जैसे ही जब शुरू होने की बात होती है तो पूरी नजरें टिक जाती हैं मॉनसून पे। और मॉनसून का अनुमान हमने देखा है, मौसम विभाग भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभी बात होती है कि सामान्य होगा, फिर होता है कि सामान्य से थोड़ा कम होगा। अब लगभग बुआई अपने आखिरी चरण में है और मॉनसून के अनुमान भी लगभग अब स्थिर हो चुके हैं। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, और मैं आपसे ये सवाल खास तौर से इस संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि आप बहुत बड़े हिमायती रहे हैं इस चीज़ के कि जो सबसे प्रमुख फसल है खरीफ की, धान की, उसको थोड़ा सा हम लोगों को कम करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खाता है, और दूसरे जो फसल हैं उनकी ओर अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए। अभी तक का जो मौसम निकला है, आपका क्या आकलन है और किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, जो मौसम का रुख है इस समय और जो IMD हमारा जो मौसम विभाग है जो बता रहा है कि ओवरऑल तो ठीक है, देश के लेवल पे एवरेज आ जाएगा, उसके आसपास रहेगा। लेकिन जब आप नीचे जिलों में जाते हैं तो वहाँ वेरिएशन काफ़ी दिखती है। कुछ जगह बहुत ज़्यादा आ चुकी है और उससे फ्लडिंग सिचुएशन आई हुई है। आप देखिए साउथ में और इवन गुजरात में, इवन राजस्थान के कुछ ज़िलों में, वहाँ पे भी फ्लडिंग टाइप ऑफ सिचुएशन है। और दूसरी तरफ अभी बिहार में, यूपी में अभी इंतज़ार हो रहा है कि बरसात होगी तो बुवाई होगी। तो एक तो कारण ये रहता है जिसमें बुवाई में देरी हो जाती है, क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है जो जब तक अच्छी बरसात नहीं होगी वो उसको बुवाई नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी फसल के बुवाई के लिए किसान तैयार है कि नहीं, वो डिपेंड करता है प्राइसेस कैसे हैं। अगर ऑयल सीड्स के, दलहन के या तिलहन के, ख़ास तौर से तिलहन के इस समय प्राइसेस अच्छे हैं तो वो तिलहन की बुवाई ज़्यादा करेगा, और धान के क्योंकि कीमतें कम रही हैं वो उतने में एक्साइटेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा, और देखिए इतना भंडार हमारे पास धान का पड़ा हुआ है। और पिछले साल अगर आप देखें 21-22 में तो हिंदुस्तान ने 21 मिलियन टन राइस का एक्सपोर्ट किया है, जो आज तक पिछले 3000 साल में कभी नहीं हुआ होगा हिंदुस्तान का। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए, जबकि सब कमोडिटीज़ के ऊपर जा रहे थे, राइस के नीचे आ रहे थे, क्योंकि टोटल मार्केट 51-52 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं है ग्लोबल मार्केट जो है। तो उसमें ये, तो उससे जो कीमतें हैं वो दबी रह जाती हैं। वो अगर दबी रहेंगी, बारिश के साथ कीमतों का भी असर बुआई पर दिखेगा। रितिका जी, मुझे ये आपसे समझना है कि खास तौर से आपका जो मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, उस पर आपने काफ़ी काम किया है। और इस बार हमने देखा है कि बारिश में डॉक्टर गुलाटी ने जैसा कहा, एक बहुत ही इरेटिक बिहेवियर जो है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही गर्मी भी इस बार ये माना जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त पड़ी है, और जो हीट वेव है वो एक तरह से अपने एक नए चरम की ओर गया है। इन सब परिस्थितियों का किस तरह से असर आप देख रही हैं खरीफ की बुआई पर और उत्पादन? जैसे कि हमने पिछले महीनों में देखा है कि 122 सालों का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी की वजह से, और हीट वेव्स का तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो और भी कितनी तेजी से बढ़ रहे जा रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं स्पेन में, यूरोप में, सारी जगह हीट वेव्स की ही मारामारी है, इतने लोगों की जानें जा रही हैं।
लेकिन हम इंडिया की अगर बात करें स्पेसिफिकली और खरीफ क्रॉप की बात करें तो आगे वाले कुछ महीनों में तो मानसून की वजह से हीट वेव्स का उतना असर नहीं आएगा, उससे बेटर ही प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी। मगर पीछे जो डैमेज हुआ है उसके लिए हमारे को ये संदेश मिलता है कि हमें आगे वाले आने कुछ सालों में हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा उस क्लाइमेट चेंज की तरफ, कि हम कैसे उसमें रेजिलियंस अपने क्रॉप्स में लेके आ सकें और कैसे हम अपने बाकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज से एक नए क्रॉप्स की उत्पादन कर सकें जो ड्रॉट में भी और फ्लड में भी दोनों ही कंडीशंस में हमारे बचे रह सकें और किसानों को उतना नुकसान ना हो जो अभी झेलना पड़ रहा है। ये आपने सॉल्यूशंस की बात कही है और इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर गुलाटी आपने जो अपनी बात में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही कि प्राइसेस वाली बात आपने कही। हालांकि इसमें एक थोड़ी परेशानी ये हमेशा होती है जो आपने कहा कि किसान उस समय वर्तमान समय में देखता है कि प्राइसेस क्या हैं और उसके आधार पर ये तय करता है कि आगे वो क्या फसल लगाएगा। इसमें अक्सर गड़बड़ी होती है और होता यह है कि जो सबसे ज्यादा जिसके भाव ज्यादा होते हैं उसकी इतना उसका उत्पादन हो जाता है कि अगली बार प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। क्या सॉल्यूशन है इसका? किसान कैसे समझेगा कि वास्तव में उसको किस तरह की बुआई करनी चाहिए? देखिए, जो आपने कहा इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण जो है इस समय वो टमाटर का है। टमाटर में जून में जो इन्फ्लेशन रेट है 158% है, 158% इन्फ्लेशन रेट है कंपेयर टू लास्ट ईयर जून। ठीक है, उससे जो CPI का इंडेक्स है हमारा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, जिससे इन्फ्लेशन नापी जाती है, उसका तकरीबन 8.9%, 9% सिर्फ टमाटर से आ रहा है। वो होता क्या है, पिछले साल बहुत अच्छी फसल थी, उससे टमाटर का प्राइस 4 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये पे गिरा। इस बारी किसी ने टमाटर ने मतलब कम हो गए, ऊपर से कुछ ऐसा फ्लडिंग हो गई, कहीं कहीं हीट वेव आ गई तो कुछ डैमेज हुआ और कुछ एरिया कम था। तो इस समय टमाटर जो है आसमान को छू रहा है और इस बारी टमाटर आसमान को छू रहा है तो सब उसी तरफ चल देंगे और फिर वही गलट आ जाएगा। तो आपने कहा इस समस्या का समाधान कहाँ है, उसको प्रोसेसिंग के साथ लिंक करना पड़ेगा। आपको टमाटो पेस्ट और टमाटो पूरी बनानी पड़ेगी, जो जिस समय फ्रेश वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उस समय वो यूज़ करें, जो सारे देशों में, विकसित देशों में वही यूज़ होता है। तो उससे प्राइस स्टेबलाइजेशन आएगा। तो सिर्फ खेती और उसको फिर खेती को आगे ले जाके फूड प्रोसेसिंग के साथ लिंक करना, ये एक तरीका है। दूसरा कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जिस कमोडिटी का हो सकता है या स्टोरेज की। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आपके इस वाले सवाल पे कुछ और एक पूरक प्रश्न मैं पूछूंगा, उसका जवाब आपसे जानेंगे और फिर दूसरी जो इससे जुड़े और विषय हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी टॉक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं खरीफ की फसलों की बुआई की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस बार, जैसा कि हमारी मेहमान आज की रितिका कह रही थी कि 122 सालों का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और जिस तरह से बारिश की अभी तक की जो गति और जो माहौल उसका दिखा है, उसमें किस तरह का उत्पादन हम उम्मीद कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में कीमतों पर किस तरह का असर हो सकता है, इन सब विषयों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान में स्टूडियो में जो दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, डॉक्टर अशोक गुलाटी और रितिका जुनेजा, उनसे हम बातचीत करके इस पूरे मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, जो बात हम कर रहे थे, आपने कहा कि वैल्यू एडिशन एक उपाय है। सैद्धांतिक तौर पे ये बात हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और हमने देखा है कि सरकार ने इसमें कोशिशें भी की है। जैसे एफडीआई, अब तो कई साल हो गए जबकि एफडीआई को खोल दिया गया था फूड प्रोसेसिंग में। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी काफी निवेश आ रहा है, लेकिन फिर स्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं? आज भी क्यों वही हो रहा है जो टमाटर की बात आपने कही, 5 साल 10 साल पहले भी हम प्याज में और टमाटर में यही बात सुनते थे। ये प्याज और टमाटर, इनको एक साल एक रोल आएगा, दूसरे साल दूसरा रोल आएगा। इस समय टमाटर के बाद दूसरा नंबर पोटैटो का है, आलू का है। आलू ऊपर जाएगा। देखिए, या तो स्टोरेज करें, व्हीट राइस में स्टोरेज हो जाता है तो उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती प्राइसेस की, ठीक है। आप जिस चीज़ का या तो भंडारण में रखें उसको, और जिस समय प्राइस ऊपर जाता है उसको रिलीज़ करें, जब नीचे जाता है तो उस समय प्रोक्योर करके अपने पास रखें। लेकिन पेरिशेबल कमोडिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर करता है। अनियन का तो 5-6 महीने तक आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, चाहे फार्मर लेवल पे करें चाहे कोल्ड स्टोरेज पे करें। लेकिन टमाटर तो उस तरह से नहीं होता, और आलू तो 1-1 साल तक स्टोर में रहता है। लेकिन टमाटर में प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पे प्रोसेसिंग चाहिए। तो या तो स्टोरेज करिए या प्रोसेसिंग के साथ लिंक कीजिए और उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ सरकार, जैसे वीट का एक्सपोर्ट हो रहा था और सडनली प्राइस लगा एकदम बढ़ेगा, तो उसमें कुछ नीतियां और हो सकती हैं, जो रितिका जी ने इस पे काफी लिखा है। जी। रितिका जी, आपने सॉल्यूशंस की बात कही थी, सीधे उसी पे आते हैं कि जो हो रहा है उसको तो शायद कोई किसान के बूते का है नहीं कि उसको रोक पाए, लेकिन जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस कहाँ से शुरुआत होंगी? किसान शुरू करे या सरकार की ओर से उसको कुछ मदद चाहिए, और किस तरह की मदद चाहिए? जैसे कि हमने वीट के केस में देखा, वीट के केस में जैसे ही मार्केट प्राइसेस ऊपर जा रहे थे तो एकदम एक्सपोर्ट बैन लगने की वजह से फार्मर्स को नुकसान हुआ, बीच में ट्रेडर्स जो उनकी मदद कर रहे थे उनको नुकसान हुआ। अब जब आपने नीतियों की बात करी, तो पहले जब हम सरकार से अगर शुरू करेंगे तो एक इंस्टीट्यूशन, हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन में क्या बदलाव लाए जाएं। तो इंस्टीट्यूशन में क्या एक्सपोर्ट बैन सीधा लगा देना और फार्मर्स को उसका नुकसान झेलना क्या ठीक है? उसके और ऑल्टरनेटिव या बेहतरीन और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? तो उस केस में जब हमने स्टडी किया, हमें लगा कि क्या एक्सपोर्ट बैन ही सोल्यूशन था। जो हमने पाया कि नहीं, वो एक सोल्यूशन नहीं है, और भी काफ़ी सारे सोल्यूशन हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल कर लिया जाए, MEP जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता है वो लगा लिया जाए, या और भी और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो हम सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती थी। लेकिन एक्सपोर्ट बैन लगा देना और एक इकोनॉमी को क्लोज कर देना बाकी देशों के लिए भी और अपने देश के लिए भी, वो एक ठीक नीति नहीं है। और रही बात किसानों की तरफ से, किसानों को बिल्कुल मदद चाहिए अगर वो चाहता है कि आगे वाले सालों में वो क्रॉप रेजिलिएंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रेजिलिएंट क्रॉप्स उगाए, तो सरकार को थोड़ा सपोर्ट उस डायरेक्शन में भी देना चाहिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डेवलप किया जाए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा योगदान निभा सकती है, ऐसा हमें लगता है। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर वापस मैं वही कीमतों वाले, क्योंकि ये आपका खास एक तरह से आपकी रुचि का भी और आपकी विशेषज्ञता का भी विषय है। कीमतें अभी हमने बात की पेरिशेबल की, लेकिन जब हम बात करते हैं दलहन की, तिलहन की, अनाज की, वहां पर क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या किसान के पास, जैसे हमारे पास एक वायदा बाजार हम हमेशा कहते हैं कि एक ऑप्शन है जहां की किसान 4 महीने बाद का भाव भी देख सकता है, क्या वहां पे कोई ऐसा स्कोप किसान के पास है? जो हम बात कर रहे थे कि किसान बुआई के समय कैसे ये तय करे कि किस फसल में बुआई करनी है, कोई फायदा वहां से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो बुआई करते हुए वो सोचता है और आज सोचता है कि मुझे पिछले साल क्या प्राइस मिला था, उस हिसाब से काम करना शुरू करता है।
लेकिन होना क्या चाहिए कि मुझे 4 महीने के बाद क्या कीमत मिलेगी उस हिसाब से बुवाई करें। तो वो जो वायदा बाजार है वो आपको 4 महीने आगे का एक दृश्य दिखाता है कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये प्राइस होगा। तो पहले तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचनी चाहिए, हर किसान के पास, कि भाई 4 महीने के बाद ये हो। फिर सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि उसको डिसेमिनेशन करे और उसको सपोर्ट करे, क्योंकि अगर सरकार बीच में ही एकदम वायदा बाजार को सस्पेंड कर देती है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो किसान फिर उसको देखता ही नहीं, वो पिछले साल के प्राइस को देखता है, उसी हिसाब से चल देता है। पिछले साल प्राइस अच्छा था, सारे उस तरफ चल दिए, वो एक्सेस प्रोडक्शन हो गया और उसके बाद कीमतें गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो उस सर्कल को, उस कॉबवेब को जो हम कहते हैं मकड़ी का जाल है, वो उसको तोड़ने के लिए सरकार को वायदे बाजार को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मैंने देखा छोटे फार्मर्स के लिए एक ये मुश्किल है, क्योंकि वो डायरेक्ट तो नहीं करता, या तो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स करें। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि हमारा समय हो गया है ब्रेक का, लेकिन इस सवाल के जवाब को हम पूरा करेंगे ब्रेक से लौटने के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। हम लौटेंगे तुरंत और फिर डॉक्टर अशोक गुलाटी से ये जो सवाल का जवाब अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज खरीफ सीजन में जो उत्पादन होगा और किस तरह का जो माहौल है, चाहे मानसून को लेके, गर्मी को लेके, उससे उत्पादन पर क्या परिस्थिति बन सकती है, और साथ ही उसको जब बेचने का मौका आएगा किसानों के पास तो उनके पास किस तरह के विकल्प हो सकते हैं जहां से उनको फायदा हो। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुलाटी, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री, और रितिका जुनेजा, एक क्रियर की रिसर्च फेलो, दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर गुलाटी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो स्मॉल होल्डर है, जो छोटा किसान है, वो खुद तो वायदा बाजार में डायरेक्ट करता नहीं, तो उसको चाहिए कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार ने कहा है 10,000 उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको बताया जाए। और ये एनसीडेक्स जैसे या दूसरे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी ड्यूटी है कि किसान को बताया जाए कि 4 महीने आगे तकरीबन क्या प्राइसेस होने वाले हैं। ये बुवाई के टाइम उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो नहीं है आज की डेट पे। बहुत कम लोग जानते होंगे और देखते होंगे उस चीज़ को। तो 90% किसान हमारा जो है वो पीछे देख रहा है, जबकि देखना चाहिए उसको 4 महीने 6 महीने आगे, और उस हिसाब से बुवाई करनी चाहिए कीमतें अच्छी लेने के लिए। जी, एफपीओ का जिक्र आपने डॉक्टर गुलाटी किया है। एफपीओ पर जोर बहुत है सरकार का, और एफपीओ जो पूरा उनका जो मार्केटिंग या बिजनेस प्लान के लिहाज से देखें तो एक बहुत ही अनूठे और बहुत बेहतरीन संगठन मालूम देते हैं। लेकिन वास्तव में ग्राउंड पे अगर हम देखें तो एफपीओ उस तरह से सफल होते दिखते नहीं है जैसी कि अपेक्षा की जाती है। क्या बॉटलनेक्स आपको इसमें? देखिए, एक जो बहुत बड़ा बॉटलनेक है, जो मैंने कई एफपीओ से बात की है और वो जो किसान लीडर्स हैं वो बताते हैं कि अपना स्टॉक रखने के लिए कुछ देर रखना पड़ता है। उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उनको, वो उनको 20%, 22% इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है, तो वो वायबिलिटी नहीं बनती। भाई, आप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉपिंग के लिए 7%, 4% पे देते हैं, तो जो मार्केटिंग है
उसके लिए भी 4% 7% पे अगर आप उनको लोन दे दें तो उसकी वायबिलिटी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। दूसरा, वो भंडारण रखने के लिए उसको जगह चाहिए, वो अगर कम्युनिटी लेवल पे डेवलप किया जाए, उसमें कुछ सपोर्ट मिल जाए उसको। तो ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी हैं जिससे वो बिजनेस मॉडल सक्सीड कर सकता है। जी रितिका, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं और ख़ास तौर से जो आधुनिक दौर की मार्केटिंग है उसमें ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है और ख़ास तौर से ई-नैम हमने देखा है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। या अगर हम अलग अलग इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव फार्मर्स का भी केस स्टडी उठा के देखें तो जिन किसानों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा सफल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है सामूहिक तौर पर, ख़ास तौर से ये समझते हुए कि किसान आज भी अगर शिक्षा या तकनीक के लिहाज से देखें तो कहीं बहुत पीछे खड़ा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे ज़्यादा वायबल बनाया जा सकता है मार्केटिंग के लिए? जी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म का आजकल हमारे दिमाग में आइडिया आता है। मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं, वो क्रॉप प्रोडक्शन से शुरू होता है, क्योंकि एक क्रॉप तैयार जब हुई है या पेरिशेबल्स में भी देखें, जो फ्रूट या वेजिटेबल तैयार हुए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, क्या उसकी ग्रेडिंग ठीक से हुई है, क्या असॉर्टिंग ठीक से हुई है, और पैकेजिंग लेवल पे उसका क्या आगे दाम, उसको किस प्राइस पे वो बेच सकता है, वो तय होता है। तो हमारे को टेक्नोलॉजी हर स्टेप पे चाहिए। क्रॉप या कोई भी पेरिशेबल रेडी होने के बाद उसकी ग्रेडिंग भी हो, असॉर्टिंग भी हो, पैकेजिंग भी हो, लेबलिंग भी हो, ताकि एक बस QR कोड की तरह स्कैन किया जाए और उसका दाम आपको अपलोड कर दिया जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा किसान को, क्योंकि छोटा किसान है, उसके पास तो कोई टेक्नोलॉजी का जरिया है नहीं। तो अगर जैसे FPOs की बात की गई, तो FPOs अगर एग्रीगेट कर लें ये सारे छोटे छोटे किसानों से उनका आउटपुट और फिर आगे प्लेटफॉर्म पे डीलिंग करे तो ज़्यादा बेहतर होगा ये मॉडल। बाकी अगर आप इंडिविजुअल किसान के लेवल पे जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर गुलाटी, चाहे वायदा हो चाहे ऑनलाइन, आपने ई-नैम की बात कही है, ये एक कहा जाए कि एक स्वप्न के साकार होने जैसा एक आदर्श को हम लोग प्राप्त कर लें उस तरह की स्थिति है। लेकिन अगर एकदम वास्तविकता की बात करें और जहां हम खड़े हैं वहां से अगर हम बात करें तो इस समय आपको क्या लगता है कि किसानों को और बेहतर भाव दिलाने के लिए किस तरह के तुरंत हस्तक्षेप किए जाने की ज़रूरत है मार्केटिंग के लिहाज से? देखिए, इस समय एक तो सरकार ने अभी कमेटी भी बनाई है कि MSP को किस तरह से ज़्यादा इफ़ेक्टिव किया जाए, लेकिन जो डाटा है वो ये बताता है कि 10% से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और 10% से ज़्यादा किसान MSP पे उससे ज़्यादा नहीं बेचते। तो 90% तो जो बिकता है वो सारा बाज़ार में बिकता है। लेकिन बाज़ार की कुछ अपनी कमियां हैं, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जिसको हम कहते हैं। तो वो चीज़ कलेक्शन, छोटे छोटे किसान हैं, कौन मंडी में आएगा? 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर अगर मंडी है, नहीं आते तो उसके फार्म से ही कलेक्शन हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कुरियन साहब ने अपने मिल्क में किया, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई मिल्क की, उसी तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना के वो इकट्ठा करें, ग्रेड करें, जैसे रितिका जी ने कहा, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करें, पैकिंग करें, तो किसान को अच्छी कीमत मिल सकती है। लेकिन ये काम करने के लिए एक तो प्रोफेशनलिज्म थोड़ी ज़रूरत है और दूसरा वर्किंग कैपिटल, और वो वर्किंग कैपिटल 22% पे नहीं चलेगी जी। वो वर्किंग कैपिटल उसको 4% और 7% पे जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, उसी तरह से अगर वर्किंग कैपिटल मार्केटिंग के लिए दिया जाए जी। तो ये सपना जो आप कह रहे हैं ये साकार हो सकता है। और अब्दुल कलाम जी ने यही कहा था कि सपने लो, लेकिन वो सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दें उसको साकार करने के लिए। दीजिए मुझे इजाजत अब मंडी.com से, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।
आज़ादी के इस समारोह में हमारा उद्देश्य केवल उन नायकों के बारे में ही बताना नहीं है